हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसका पार्ट नंबर अपने 13 करने जा रहे हैं। कल मैंने गलती से 11 लिख दिया था, 12 लिखना था। 13 नंबर पार्ट है। तो अपने इस पर टॉपिक स्टार्ट किया था कि मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसमें अपने कल दो केस पढ़े थे। एक तो था जब चार्ज आपका रेस्ट में हो, और एक केस था कि जब आपका चार्ज क्या है 0 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पर हो, यानी या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या उसके एंटी पैरेलल हो। ये दो सिचुएशन अपने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब आज जो अपना टॉपिक है वो देखो, वो ये है कि मोशन ऑफ ए चार्ज इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आपके चार्ज की मोशन है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है उसके। ठीक है, तो आज की अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो अपना आज है, थीटा 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो थीटा जब 90 डिग्री है तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो जो ये अप्लाई होगा एफ, वो क्या होगा, क्यू वी बी साइन 90, यानी कि ये आ जाएगा क्यू वी बी के इक्वल, यानी ये मैक्सिमम होगा जो फोर्स होगा आपके पास। तो मैक्सिमम फोर्स की ये कंडीशन हो जाएगी, यानी जो आपका चार्ज है उस पर ये मैक्सिमम फोर्स क्यू वी बी यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो अब इस फोर्स की डायरेक्शन अपने को निकालनी पड़ेगी। तो अब अपने यहाँ पर ऐसे एज्यूम करते हैं कि एक क्यू चार्ज है अपने पास ये। ठीक है, और ये क्यू चार्ज आपका इस वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। वी इसकी वेलोसिटी है, और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है बी वेक्टर, ये क्या है, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन अंदर है बोर्ड के। तो अब अपने को क्या है कि जब आपका पार्टिकल क्या होगा, मान लो इस स्टार्टिंग पोजीशन पर है, मान लो ये पी पोजीशन है। ठीक है, इस पर है, इस पी पोजीशन पर क्यू आपका चार्ज है। तो अब क्या है, जब इस पोजीशन पर है तो अपने इस पर फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, भी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तभी अपने को क्या है, इसकी जो मोशन है उसके बारे में पता लग पाएगा भी ये किस साइड जाएगा। क्योंकि फोर्स, मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हो उस पर, तो जब फोर्स लगाओगे तो वो डायरेक्शन अपने को फोर्स लगाने पर ही पता लगेगी कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब इस पर अपने को फोर्स की क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, डायरेक्शन इसमें निकालनी पड़ेगी भी आपका फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये अपने को इसमें देखना पड़ेगा। तो कल वाला एक बार रिवाइज कर लो आप, कि जो आपको मैंने कल बताया था। देखो ये रेड कलर वाला पेन है आपका, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, ये इनवर्ड है। ये इसकी टिप है, निब है, वो अंदर की ओर है, मतलब इनवर्ड है। और वी वेक्टर आपका ऐसे लगा हुआ है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब आप फोर्स निकालोगे तो देखो मेरे को ऐसे है, ऐसे है, ये बी वेक्टर है और ये वी। तो वी क्रॉस बी, यानी कब लगेगा वी और क्रॉस बी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन है इस पी पॉइंट पर, वो अपवर्ड है। अब देखो आपका पार्टिकल जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फोर्स उस पर अपवर्ड लग रहा है, उसकी वेलोसिटी इधर है। तो अब वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा। अगर तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है इसी डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। लेकिन अब अपने उस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मान लो मुड़ के आपका ये पार्टिकल यहां पर आ गया। ठीक है, यहां पर आ गया, तो अब फिर से यहां पर जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगी, ये वी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी, ऐसे वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। तो अब जो आपका बी वेक्टर है वो तो इनवर्ड ही है, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी टेढ़ी थी, जो अब ऐसे लग रही थी अब वो ऐसे होगी। तो अब जो आपका फोर्स है वो वी क्रॉस बी से ऐसे लगेगा, टेढ़ा लगेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे लगेगा जो आपका एफ वेक्टर होगा। तो आपका पार्टिकल, अब देखो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए चार सिचुएशंस लेता हूं। आपका पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट होगा, और मान लो वो यहां पर पहुंच गया है इस जगह पर। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है। फिर वो क्या है, यहां पर आर पर पहुंच गया है, और फिर वो एस पर पहुंच गया है ऐसे। ठीक है, तो अब देखो जब वो क्यू पर होगा आपका पार्टिकल, तो क्या होगा, इस पर v की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल ऐसे जा रहा है। आपका पार्टिकल यहां से सीधा ना जाके डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से,
और वो ऐसे टेढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर जो फोर्स है वो हर टाइम यहां पर एक सेंटर पॉइंट अगर मान ले तो उसके टुवार्ड्स लगेगा, यहां पर ऐसे लगेगा, यहां पर ऐसे लगेगा, यहां पर ऐसे लगेगा, यानी टुवार्ड्स द सेंटर लगता जाएगा। अब जब क्यू पर पहुंच गया है आपका पार्टिकल, तो अब इस पर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो बी वेक्टर इनवर्ड, वी ऐसे, तो जो आपका वी क्रॉस बी से इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स आपका ऐसे लगेगा। तो अब आपका पार्टिकल जाना तो सीधा चाहता है, लेकिन उस पर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो थोड़ा सा और रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होता होता यहां आर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और आर पर क्या है, फिर इस पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये वाली हो जाएगी, ये v की डायरेक्शन, ठीक है। अब आपका ये इनवर्ड है और ये v है, तो v क्रॉस b लगाना है आपको, v क्रॉस b लगाना है। तो अब आप देखो कैसे लगाओगे v क्रॉस b, v की तरफ फिंगर रखो, ये v है, ठीक है, और b की तरफ इसको रोटेट कर दो, तो नीचे की तरफ लगेगा, ये v है और ये b की तरफ आपको फिंगर्स रोटेट करनी है, तो जो इस पे फोर्स है वो आपका ऐसे लगेगा, ऐसे। फिर आपका पार्टिकल जाना इधर चाहिए था, लेकिन नीचे उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो अपने पाथ से ऐसे डेविएट हो जाएगा, मतलब कि ऐसे वो एस पर आ जाएगा, और एस पर फिर से जो उस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये वाली हो जाएगी, तो वेलोसिटी नीचे और बी वेक्टर आपका ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी नीचे और बी वेक्टर आपका ऐसे। तो अब जो इस पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, वी की तरफ अंगुलियां रखो ऐसे, ये वी की तरफ अंगुलियां फिंगर्स हैं, और बी की तरफ रोटेट कर दो, ये वी है तो बी की तरफ रोटेट, इनवर्ड लगेगा, यानी यहां पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा इनवर्ड। तो फिर से जो आपका पार्टिकल ऐसे जाना चाहिए था और वो जा इधर रहा है फोर्स, तो वो क्या है, थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट। तो अपने कह सकते हैं, देखो पूरा सर्कल नहीं बना, जो पाथ है आपके पार्टिकल का या चार्ज का वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, उस पर हर पॉइंट पे, चाहे आप जिस मर्जी पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी निकाल लो, फोर्स की डायरेक्शन वो इनवर्ड आएगी और इनवर्ड टू ए पॉइंट आएगी, और वो पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो जो पार्टिकल का पाथ है या चार्ज का पाथ है, तो इस सिचुएशन में जो इसका पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। सर्कुलर पाथ क्यों होगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर पॉइंट के टुवर्ड्स इस पे क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है। तो इस कारण जो इस पे डायरेक्शन है हमेशा फोर्स की टुवर्ड अंदर लग रही है, तो ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा। तभी मैंने 4 पॉइंट लिए थे, ये चारों पॉइंट पे आपको डायरेक्शन इसकी समझानी थोड़ी आसान है। तो देख लो इसको एक बार, फिर अपने इसके थोड़े से फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो अब देखो आप यहां पर कि जो आपका पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में जब भी कोई पार्टिकल या जब भी कोई चार्ज मोशन कर रहा हो, तो उस पर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको अपने बोल देते हैं। तो क्या होगा कि यहां पर हेयर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जब भी आपका पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो उस पर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और वो उसका कोई अलग से फॉर्मूला ऐसे नहीं होता, वैसे तो उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन वहां पर कोई ना कोई अदर फोर्स उसका काम कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम, कोई अलग से आगे फोर्स नहीं लगता वहां पर, कोई ना कोई फोर्स ही वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कर रहा होता है। तो यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंटर के टुवर्ड लग रहा है, तो यही यहां पर किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो हियर मैग्नेटिक फोर्स एफ विल रोटेट द पार्टिकल, रोटेट द पार्टिकल, रोटेट द चार्ज, पार्टिकल ही निकल रहा है मुंह से, पता नहीं पार्टिकल ही चढ़ा हुआ मुंह पर, rotate the charge in circular path, in circular path, ठीक है, so it will works as centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसकी तरह ये वर्क करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है
वो आपको पता है कि जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है क्यू वी बी, ये आपका एम वी स्क्वेयर अपॉन आर का वर्क कर रहा है। यहाँ पर v यहाँ पे वेलोसिटी या r जो आपका जिस पाथ पे वो जा रहा है, आपका पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है उस पाथ की क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और लग रहा है और क्यू वी बी कोई और लग रहा है, क्यू वी बी ही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कर रहा है। तो अपने क्या है कि अपने वैसे तो जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अपने पास ये आ रहा है तो मतलब ये दोनों एक ही फोर्स के फॉर्मूले हैं, तभी इनको अपने क्या किया है, इक्वल किया है। और यही इसकी सबसे मेन कंडीशन है फॉर्मूलेज निकालने की। तो यहां से फॉर्मूले निकलने स्टार्ट होते हैं, तो ये यहां पर एक स्पेशल कंडीशन है। तो अब पहला जो फॉर्मूला है ना, वो यहां पर आएगा रेडियस ऑफ पाथ। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ पाथ यानी कि स्मॉल आर का फॉर्मूला आपको निकालना है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर है, तो v से v आपका कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू निकालनी है तो इस क्यू बी को नीचे ले आओ, तो r इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये क्यू बी नीचे आ जाएगा, यहां पर क्यू बी। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब अपने जानते हैं कि वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज, जो आपका कोई पार्टिकल है उसके लीनियर मोमेंटम जो p होता है और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ई के हो आपके पास, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है बच्चों, पता है क्या आपको किसी को? पिछले साल आपने पढ़ा भी था वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में, वहां पर अपने रिलेशन निकाला था इनके बिटवीन। तो ये क्या आया था, P इज इक्वल टू 2m/e का रूट। ठीक है, रूट 2m/e कहां से निकाला था आपको पता है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है, और E के जो होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर होती है। तो इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो m स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी m आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में। ठीक है, m आ जाएगा, तो E के इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो m स्क्वेयर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m/e के आ जाएगा। तो ये एम वी क्या होता है आपके पास, P होता है, तो P स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m/e के और P इज इक्वल टू रूट 2m/e के, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्ट अपने यूज इसमें करेंगे। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दो, तो जो r का फॉर्मूला आ जाएगा 2m/e के और अपॉन में क्यूब b, ये आ जाएगा। ठीक है, दो फॉर्म में आ गया, ये तो m और v की, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। दोनों ही आपके न्यूमेरिकल में यूज आ सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, वो है टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। अब जब रोटेशनल मोशन आई गई, सर्कुलर मोशन आई गई, तो फॉर्मूले भी आएंगे सर्कुलर मोशन वाले। इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि ये आपको रिलेशन पता है। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल यानी कि जो इसको एक रोटेशन में लगने वाला टाइम, उसको क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होगा यहाँ पर, टाइम पीरियड अगर मैं लिखूं इसको, टाइम पीरियड का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल T। तो टोटल डिस्टेंस इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में टोटल डिस्टेंस और टोटल वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जो उसकी वेलोसिटी है उसको अपने उसकी एक रोटेशन में क्या है जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे डिवाइड कर दें। तो t इज इक्वल टू, एक रोटेशन में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2πr। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा यहां पर बच्चों। ठीक है, तो अब r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू आपके पास क्या है,
सॉरी, यहाँ पर मैंने एम वी स्क्वेयर की जगह एम वी आना था यहाँ पर, ठीक है ना, ये गलती कर दी मैंने यहाँ पे। ये आप सही कर लेना इसको, एम वी, क्योंकि अब पी है, ये पी की वैल्यू अपने क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, यही वैल्यू अपने यहाँ पर पुट की है, एम वी स्क्वेयर नहीं, एम वी आएगा यहाँ पर। तो इस आर की वैल्यू आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आर की वैल्यू पुट करने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वी तो है ही यहाँ पर, और इनटू में ये आर आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, तो वी से वी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये फॉर्मूला किसका आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया है आपके पास, ठीक है। तो अपने क्या है, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी क्या, कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इसमें वेलोसिटी नहीं आ रही है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं आ रही है, मतलब कि जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कारण देखो, उसका रीजन देखो, कि जब आपका टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी से चेंज नहीं हो रहा। अगर मान लो आपने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, यहां पर क्या कर दी, वेलोसिटी आपने यहां पर इंक्रीज कर दी, तो जो आपका रोटेशन है वो भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रोटेशन में जो डिस्टेंस होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। अगर मान लो वी आपने 5 मीटर पर सेकंड ले रखा है, तो आपका जो रोटेशन ऐसे होगा, और वी आपने 10 मीटर पर सेकंड ले रखा है, तो जो आपका रोटेशन अब ऐसे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा यानी रोटेशन, तो टाइम उसको उतना ही लगेगा। यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर वेलोसिटी कम है, ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस उतनी बढ़ जाएगी, मतलब जो आपका सर्कुलर पाथ है उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अगर मान लो आपके पास क्या है, कि कोई पार्टिकल है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा, अब उसकी वेलोसिटी को डबल कर दें, और मान लो उसका टाइम पीरियड आपको दे दिया 5 सेकंड है, तो अब उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड 5 सेकंड ही रहेगा। जब वेलोसिटी डबल होगी तो उसका रोटेशन भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब उतने ज्यादा बड़े पाथ में वो क्या करेगा, मोशन करेगा, यहां पर जो आपका चार्ज होगा। समझ आई बात। तो ये कंपटीशन लेवल के लिए बढ़िया क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड ऑफ ए रोटेटिंग पार्टिकल अंडर ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। समझ आई बात इतनी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक बार देख लो आप। अब थर्ड नंबर पर जो फॉर्मूला आता है बच्चों, वो आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज या फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज। चार्ज आना था, मैं पार्टिकल लिख रहा हूं, पार्टिकल जहां भी लिखो मैं चार्ज कर लेना उसको, ठीक है ना, बाद में मुझे याद आता है, पता नहीं आज पार्टिकल कहाँ पढ़ लिया, पार्टिकल ही आ रहा है आगे। तो फिजिक्स में पार्टिकल बहुत तंग करते हैं, वैसे चाहे ना करते हो आपको। फ्रीक्वेंसी जो होती है एन से इसको शो करते हैं या एफ से शो करते हैं, यहाँ पर एन दे रखा है, तो वो आपको पता है टाइम पीरियड का क्या होती है, रिवर्स होती है। तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का रिवर्स कर दो, तो क्यू बी अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 पाई एम आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब लास्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं इसे, या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये 7वें चैप्टर में पढ़ा था पिछली बार, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा होती है। तो अब ओमेगा निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यही कि जो आपका ओमेगा और एक जो रिलेशन आपने पढ़ा था, बहुत ही फेमस रिलेशन था, क्या रिलेशन था वो बच्चों, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और वी होता है लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, जितने टाइम लिख रहा हूं सोचो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगर r जो रेडियस है उसके पास, r रेडियस के पाथ में अगर v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो अगर मैं यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो वो v अपॉन आर आ जाएगी, समझ आई, v अपॉन आर आ जाएगी। तो अब देखो अपने v वेलोसिटी निकालें अगर, तो वेलोसिटी की वैल्यू आप कहां से निकालोगे, वेलोसिटी आपकी यहां से निकलेगी, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट इक्वेशन भी बहुत काम दे रही है। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी है, तो आपको v की वेलोसिटी, v की वैल्यू चाहिए तो क्यू बी आर अपॉन एम आ जाएगी। इसको आप अलग से पॉइंट भी बना सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वो क्यू बी आर अपॉन एम हो जाएगी। समझ आई बात? तो v की वैल्यू आप कहाँ करो, इसमें पुट कर दो, तो जो ओमेगा आएगा वो आएगा क्यू बी आर अपॉन एम और इनटू में आर, तो आर से आर कैंसिल, तो ये भी क्यू बी अपॉन में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी और अपॉन में एम। तो आप यहाँ पर ये भी चीज देखो कि क्या होता है कि जो आपके पास ओमेगा है वो भी कांस्टेंट आ रहा है, और इसको आना भी चाहिए ओमेगा को कांस्टेंट। अब क्यों आना चाहिए, क्योंकि ओमेगा आपको पता है, अगर जनरल फॉर्मूला ओमेगा का लिखूं तो 2 पाई अपॉन टी होता है। 2 पाई पहले से कांस्टेंट है, टी यहाँ पे कांस्टेंट हो ही गया, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, उससे भी आ जाएगा, यही आएगा क्यू बी अपॉन एम, जैसे मर्जी निकाल लो, तो ओमेगा भी कांस्टेंट आएगा। अब ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, सोच सकते हो क्या आप? ठीक है, एक बार 1 मिनट मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं, 1 मिनट तो क्या, थोड़ा टाइम, कि ओमेगा कांस्टेंट क्यों आ रहा है। टी कांस्टेंट तो आपको मैंने बता दिया। तो देखो ओमेगा कांस्टेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखो जो टी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो आपका पार्टिकल है वो जो कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसमें जो एंगल होता है, एंगल को कवर करता है। आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है, या आप थीटा अपॉन टी भी लिख सकते हो, ठीक है। टी जब कांस्टेंट है और एंगल आपको पता है कि जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा पार्टिकल तो 2 पाई रेडियन यहां पर एंगल बनेगा, तो ये भी एक कांस्टेंट आएगा एंगल, तो एंगल नहीं चेंज हो रहा। मान लो आप क्या कर रहे हो कि वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, तब भी जो आपका पार्टिकल है एंगल तो कितना बनाएगा, 360 बनाएगा, चाहे उसका पाथ बड़ा हो जाए, लेकिन एक कंप्लीट सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 360 डिग्री का ही बनता है। तो मतलब एंगल चेंज नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। आप ऐसे कह सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल, जो एंगल है वो कितना बना रहा है आपके पास चार्ज, तो वो चार्ज आपका क्या है, जब एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो एंगल उतना ही बनेगा, चाहे कितना मर्जी बड़ा रोटेशन हो, एंगल तो सेंटर पर क्या है, 2 पाई रेडियन का ही बनेगा। तो ये आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है चेक कर लेता हूं मैं, मुझे उम्मीद है कि सारे फॉर्मूले हैं वो कवर हो गए होंगे आपके। देख लेते हैं, और मुझे ये भी आज बता देना कमेंट में कि आपको समझ में कैसा आ रहा है, समझ में आपको अच्छा आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो और देख लेते हैं, और कोई फॉर्मूला तो नहीं है इसका जो आपका टॉपिक है। हाँ, एक चीज और बता दूं कि जो आपका टॉपिक काटा हुआ है ना इसमें, जो साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक, तो वो साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक में भी ये सारी फॉर्मूले सेम है, ठीक है, क्योंकि वो इसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड क्या करता है, वर्क करता है, साइक्लोट्रॉन जो होता है, तो इसी पर ही बेस्ड है। तो यही फॉर्मूले यहाँ, आर का फॉर्मूला है, ओमेगा का फॉर्मूला है, टी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो टी आपका एम पर डिपेंड कर रहा है, बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारा कुछ दे रखा है। तो यही फॉर्मूले हैं, बस इतना ही है। समझ आई बात? तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज का टॉपिक ये समझ आ गया होगा आराम से, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की ट्राई की है। इसको 1-2 बार देखना, आपको आराम से ये टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।